हाँ, ये कुछ पेपर ट्राई कर लिया ना पूरा घर में? निष्ठा, ऑन कर लेना एक बार। देखो सर, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, 2022 का ही है। सही ना? आंसर नोट करने जल्दी से इसके। देखो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ध्रुव है क्लास में क्या? यस सर। ध्रुव, नंबर कम हो रहे हैं थोड़े। करता हूँ सर। हाँ, मतलब अब इस समय तक ना, इसमें 75 से 80 के बीच में। कम क्यों हो रहा है, किस वजह से, रीजन पता है कोई? सर वही जो चैप्टर आते नहीं वो छोड़े हैं, मतलब बाकी अच्छा, तो। उसी हाँ, क्योंकि 70s में चल रहे थे ना तेरे नंबर। हाँ जी हाँ जी। हाँ चल, कुछ नहीं। चलो देखना पहला क्वेश्चन। हम्म, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर द ऑर्बिटल्स हैविंग फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। सबसे इजी क्वेश्चन है, एन प्लस एल रूल लगाएंगे। एन प्लस एल वैल्यू जिसकी ज्यादा, उसकी ज्यादा एनर्जी। अगर एन प्लस एल वैल्यू सेम है, तो जिसकी एन वैल्यू ज्यादा, उसकी एनर्जी ज्यादा। तो इसमें एन प्लस एल कितना आ रहा है? 3। इसमें एन प्लस एल कितना आ रहा है? 4। इसमें एन प्लस एल 4। इसमें कितना है? 5। तो डी की एनर्जी सबसे ज्यादा। डी के बाद आएगी बी की। बी के बाद सी, डी बी सी ए। डी बी सी ए, ये ए ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। साई एमओ, सही ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। साई वेव फंक्शन है उसका। और ये साई एमओ बोला तो साई, साई ए मैंने साई बी, यानी ये ऐड करने पर क्या रहा है? सब्ट्रैक्टिव, जो एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, वो सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ वेव से बन रहा है। तो कौन सा होगा? एंटी बॉन्डिंग, सही ना, पहले का थर्ड आ जाएगा। ये एंटी बॉन्डिंग होगा। फिर म्यू इक्वल टू क्यू इंटू आर, ये पता ही है। म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियाई। तो ये आ गया म्यू क्यू इंटू डी, डाइपोल मोमेंट का। फर्स्ट आ जाएगा, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड बी का फर्स्ट, ये दिख रहा है मुझे सी वाले ऑप्शन में। फिर भी देख लेते हैं आगे। फिर एन बी माइनस एन ए बाई टू, ये बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है। फोर्थ आ जाएगा, सी का सही है। फिर साई एमओ दे रखा है, साई ए प्लस साई बी, एडिटिव इफेक्ट ऑफ वेव से बन रहा है। तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूल बीएमओ होगा। तो इसका आंसर सी आ जाएगा। कंफर्म हो गया पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है। डायरेक्ट ग्राफ पूछा हुआ, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आयनिक का डायरेक्ट ग्राफ पूछा हुआ है। द प्लॉट ऑफ पीएच, पीएच मेट्रिक, टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड NH4OH प्लस HCl है। NH4Cl बनेगा। तो अगर मैं स्टार्ट की बात करूं, तो ये तुम्हें पता है कि कर्व तो स्टार्ट वीक बेस स्टार्टिंग में है तुम्हारे पास। तो कर्व ऊपर से स्टार्ट होगा, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये ए आंसर होता है। ए आंसर होता है, या फिर आंसर सी होता है, ए और सी में से, क्योंकि ये तो नीचे से स्टार्ट हो रहा है। ये भी नीचे से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको यानी हमारे पास स्टार्टिंग में क्या है? बेस है, वीक बेस है ना। तो कर्व ऊपर स्टार्ट होगा, 10 के आसपास से स्टार्ट होगा। तो दो ऑप्शन आ गए। अब इसको कर्व डायरेक्ट पता होगा तो डायरेक्ट मार्क कर सकते हो ए। नहीं तो मैंने इस कर्व बनाने के बहुत सारे तरीके बताए हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं कर्व के। सही ना, बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। उसके बेसिस पे देखें तो NH4OH है। सही ना, टाइट्रेशन कर्व आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। स्टार्टिंग तुम्हें, स्टार्ट में तुम्हारे पास क्या होगा? स्टार्ट में तुम्हारे पास होगा वीक बेस। वीक बेस, तो वीक बेस है। तो लगभग क्या रहेगा वीक बेस में? कांस्टेंट कर्व चलेगा, पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ एसिड अगर हम ऐड कर रहे हैं। उसके बाद स्टार्ट के बाद स्टार्ट एंड EP1, स्टार्ट और EP1 में क्या आएगा? स्टार्ट और EP1 में बस NH4OH होगा और NH4Cl होगा। NH4OH और NH4Cl, यानी बफर बन गया। बेसिक बफर बन गया, बफर बन गया, तो उसके पीछे में भी खास चेंज नहीं आएगा, ऑलमोस्ट बफर बन गया ये। बेसिक बफर, तो इसमें भी कर्व क्या रहेगा? ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा लगभग। और उसके बाद जब तुमने किया EP1 पे जब दोनों खत्म हो गए, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो उसके इसमें NH4Cl आएगा, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस चलेगा। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस चलेगा तो कर्व नीचे की तरफ जाएगा। सही ना, क्योंकि एसिड डाल रहे हैं तो पीएच कम होगा, कर्व नीचे की तरफ जाएगा। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा। और उसके बाद आफ्टर EP1 बचेगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड बचेगा, तो कर्व फिर यहाँ पे कांस्टेंट के आसपास रहेगा। सही ना। तो इसलिए अब इसको देखते हुए अगर पूरा कर्व प्लॉट करेंगे तो आंसर हमारा ए आ जाएगा। सही ना, आंसर ए आ जाएगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है, ये मैंने कर्व में बहुत सारे करवाए थे, ये करना जरूर ढंग से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, फॉर के, फोर्थ क्वेश्चन आ गया ना। फॉर KI मोलर कनेक्टिविटी इंक्रीजेस स्टीपली विद डाइल्यूशन। मोलर कनेक्टिविटी स्टीपली डाइल्यूट, डाइल्यूशन से डिक्रीज कर रहा है के आई जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर तुम्हें कर्व याद हो, मोलर कनेक्टिविटी वर्सेस रूट ऑफ कंसंट्रेशन का कर्व। मोलर कनेक्टिविटी वर्सेस रूट ऑफ कंसंट्रेशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कर्व ऐसे बनता था। बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बनता था KI या KCl के लिए, KI या KCl के लिए, और वीक के लिए
शार्प इंक्रीज आता था विद डाइल्यूशन, ऐसे कुछ शार्प इंक्रीज आता है विद डाइल्यूशन। यहाँ पे हमें एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ता था कर्व को। बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जैसे वीक एसिड जैसे HCN के लिए। तो शार्प इंक्रीज आता है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ते थे इस केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में विद डाइल्यूशन, जैसे हम डाइल्यूशन करते जाएंगे यानी कंसंट्रेशन कम करेंगे। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऑलरेडी वो पूरा डिसोसिएट हुआ पड़ा है, तो उसमें ऑलरेडी पूरा डिसोसिएट हुआ पड़ा है, तो सिर्फ इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम होगी विद डाइल्यूशन, जिसकी वजह से मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ जाएगी, इसलिए इसमें उतना इंक्रीज नहीं आएगा। इंक्रीज तो आएगा लेकिन उतना इंक्रीज नहीं आएगा। तो इसलिए पहली स्टेटमेंट अगर तुम देखोगे कि मोलर इंक्रीज कर रही है स्टिपली, ये गलत हो गया। दूसरा केस फॉर कार्बोनिक एसिड यानी वीक एसिड, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लोली विद डाइल्यूशन, ये भी गलत है क्योंकि ये उल्टा लिख दिया है। मतलब यहाँ पे क्या आना था, स्लोली, और यहाँ क्या आना था, स्टीपली। तो इसे दोनों स्टेटमेंट गलत है। और आंसर आ जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन, dissolved substance. Fifth question, dissolved substance can be removed from a colloidal solution by diffusion through a parchment paper. dissolved substances यानी एक तरह से ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, उनको हम रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन बाय पासिंग थ्रू ए पार्चमेंट पेपर, यानी एक SPM टाइप का होता है ये। तो उसके बाद आ गया ये स्टेटमेंट ट्रू है। पार्टिकल्स इन ए ट्रू सॉल्यूशन, पार्टिकल्स इन ए ट्रू सॉल्यूशन कैन नॉट पास थ्रू पार्चमेंट पेपर, ये तो गलत हो गई स्टेटमेंट। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, वो पार्चमेंट पेपर यानी SPM से पास कर जाते हैं, ऐसा हम मानते हैं कोलाइडल सोल के लिए। कोलाइडल सोल के पार्टिकल्स पास नहीं कर पाएंगे, जिसका साइज, कोलाइडल सोल के पार्टिकल का साइज 10 से 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज जो होता है वो लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम होता है, तो वो पास कर जाते हैं SPM से, ऐसा मानते हैं हम कोलाइडल सोल के लिए। तो इसलिए पहली स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरी स्टेटमेंट गलत है इसकी। इसमें आएगा ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट, सी आंसर। नेक्स्ट, आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स ए बी सी डी आर गिवन बिलो। 3s2 है, 2p6 3s2 मैग्नीशियम है, ये 3s2 3p1 है तो एल्यूमिनियम, 3p3 है फॉस्फोरस, 3p4 है सल्फर। तो इसमें अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनेशन एनर्जी। आयनेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, फॉस्फोरस की, हाफ फील्ड है फॉस्फोरस की पहले, यानी सी की, और उसके बाद आएगी सल्फर की, साइज छोटा है। फिर आएगी मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में, S2 है और S2p1 वाला केस है, तो फिर आएगी मैग्नीशियम की, फिर आएगी एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम की लिस्ट, यानी आंसर आएगा सी। सी सबसे ज्यादा, सी सबसे ज्यादा आएगा, उसके बाद D, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, ये आंसर ये है ना इसका बी। चेक करते रहना आंसर एक बार, आंसर कुछ, निशा आंसर चेक कर रहे हो क्या सारे? यस सर। हाँ, आंसर देखते रहना जरूर। फिर एन एलिमेंट ए ऑफ ग्रुप फर्स्ट शो सिमिलरिटी, एलिमेंट ए है ग्रुप फर्स्ट का, शो सिमिलरिटी विद एन टू एन एलिमेंट बी बिलोंगिंग टू ग्रुप टू। सिमिलरिटीज बोल दिया तो यहाँ से पता लग रहा है लिथियम मैग्नीशियम की डायगोनल रिलेशनशिप की बात कर रहा है, बेरिलियम मैग्नीशियम लिथियम सोडियम। फिर भी देख लेते हैं एक बार, बिलोंगिंग टू ग्रुप टू, इफ ए हैज मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी, मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी ग्रुप ए में किसकी होती है, ग्रुप फर्स्ट में किसकी होती है, लिथियम प्लस आयन की। हाईली हाइड्रेट होता है इसलिए तो पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये, तो ये कंफर्म भी कर दिया इसने। हाइड्रेशन एंथैल्पी इन ग्रुप फर्स्ट, देन बी इज बी क्या है, मैग्नीशियम। पहली लाइन से कंफर्म हो गया था वो, डायगोनल रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, तो आंसर बी आ जाएगा, ए आ जाएगा इसका, मैग्नीशियम। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरोन, बोरोन इज अनेबल टू फॉर्म BF6 3 नेगेटिव, बिल्कुल सही है। बोरोन के पास कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, तो ये अपना ऑक्टेट 4 से ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकता, BF4 नेगेटिव बनता है, सही ना। इसके पास बोरोन का साइज छोटा है और इसका वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है जहां पे, जब इसलिए अपना ये ऑक्टेट 4 से ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, सही ना। कोवेलेंसी इसकी चार चार ही होती है इसमें। फिर साइज ऑफ बी इज वेरी स्मॉल, अब यहाँ पे डाउट वाला क्वेश्चन है, हल्का सा डाउट है, ज्यादा नहीं, क्योंकि इसे पार्शियल एक्सप्लेनेशन तो बोला इसने, साइज ऑफ बोरोन इज स्मॉल एंड डज नॉट हैव एनी वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, सो इट कैन नॉट एक्सपैंड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर बियॉन्ड 4। तो ये पूरा प्रॉपर लिखा नहीं है, इसलिए हल्के से डाउट में रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसमें आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो बी ही आना चाहिए इसका आंसर, सही ना, बी दे रखा ना इसका आंसर। आज पूछा डाउट डाउट किसी ने, करेक्ट यस सर, एक्सप्लेनेशन, बी है। बी आएगा इसका आंसर। फिर इन न्यूट्रल और एल्कलाइन सॉल्यूशन MnO4 नेगेटिव ऑक्सीडाइजेस थायोसल्फाइड आयन 2, ये तो
बहुत ही ये होमवर्क में चलता ही है, इसका क्वेश्चन आता ही आता है। MnO4 नेगेटिव में MnO2 के अंदर, और ऑक्सीडाइज करेगा थायोसल्फेट आयंस को H2O3 2 नेगेटिव को SO4 2 नेगेटिव के अंदर, तो डी आंसर आ जाएगा। एक ये वाला क्वेश्चन, और एक आयोडाइड आयन किसमें आते हैं, आयोडेट्स के अंदर। ये क्वेश्चन तो बहुत कॉमन हो चुके हैं, पूछे ही जाते हैं अल्टरनेट ईयर पे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में आते हैं क्वेश्चन ये। 10th क्वेश्चन, लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल्स इन देयर कॉम्प्लेक्सेस आर कॉमन व्हेन लिगेंड्स। कह रहे मेटल्स के अंदर लो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन कब होती है, जैसे 0 1 2 इस टाइप से। लो ऑक्सीडेशन आर इन ऑफ मेटल्स इन देयर कॉम्प्लेक्सेस आर कॉमन व्हेन लिगेंड्स हैव गुड पाई एक्सेप्टिंग कैरेक्टर। देखो लिगेंड की पाई एक्सेप्टिंग कैरेक्टर, ये तुम्हें पता होना चाहिए एक चीज कि जैसे मान लो Fe लिया मैंने और साथ में ले लिया CO, CO ले लिया, तो जैसे CO लिया, CN लिया, तो ज्यादातर इस केस में स्टेट लो आती है। CN माइनस भी एक ही +1 चार्ज बढ़ा सकता है। तो ये क्या करता है, ये लोन पेयर देगा यहाँ पे, ये लोन पेयर देगा यहाँ पे, और इसके वेकेंट डी, इसके फिल्ड डी से, सॉरी फिल्ड डी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके वेकेंट पाई स्टार के अंदर, तो बनेगा पाई पाई बॉन्ड। और यही वाला केस है, ये तुम्हें एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, तो यही इंपॉर्टेंट केस है। तुम्हें जो ध्यान रखना है कि जब ये इसके फिल्ड डी से इलेक्ट्रॉन लेगा अपने वेकेंट पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग के अंदर, तो फिर इसकी जो आयरन की स्टेट है, या फिर किसी भी सेंट्रल एटम की स्टेट जो है, मेटल्स की स्टेट जो है, वो लो आती है। तो ये पाई एक्सेप्टिंग, ये ना हैव ए गुड पाई एक्सेप्टिंग कैरेक्टर, इसलिए ये आंसर है इसका, सही ना। ये लाइन ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, सही ना, हैव गुड पाई एक्सेप्टिंग कैरेक्टर, पाई एक्सेप्टिंग कैरेक्टर। तो ये इन केसेस में होता है ज्यादातर सिनर्जिक बॉन्डिंग के अंदर, सही ना, ज्यादातर सिनर्जिक बॉन्डिंग में देखने को मिलेगा ये। नेक्स्ट है द नॉन बायोडिग्रेडेबल फ्लाई ऐश एंड स्लैग फ्रॉम स्टील इंडस्ट्री कैन बी यूज्ड फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। बिल्कुल सही है, ये यूज होते हैं, फ्लाई ऐश राख वगैरह तो यूज होती है ना सीमेंट इंडस्ट्री में, और स्लैग भी यूज होता है। स्लैग क्या होता है, जैसे कैल्शियम सिलिकेट, आयरन सिलिकेट, है ना, ये स्लैग भी यूज होता है वहां पे। ये उसका क्वेश्चन है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का। तो ये पहली लाइन सही है बिल्कुल। द फ्यूल ऑब्टेन फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट इज लेड फ्री, बिल्कुल सही है। इसको हम ग्रीन फ्यूल बोलते हैं, इसको हम ग्रीन फ्यूल बोलते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसमें तो ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें, ये एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है, तो इसका आंसर आएगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। 11 नेक्स्ट, 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन, निशा इसको अगर एक्सपैंड कर तो 12th तो थोड़ा सा एक्सपैंड कर, वैसे तो दिख रहा है RCOCH3 है, सही ना, RCOCH3 सही, RCOCH3 है। NaOH डाला है, बेस डाला, तो RCOCH2 नेगेटिव बन गया, और उसमें डाला इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, इथाइल ब्रोमाइड, ये CH2Br CH3, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो नेगेटिव आया, और ये इलेक्ट्रॉन ले गया, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, और एल्डिहाइड कीटोन काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, ये ले गया और ये जुड़ जाएगा इसके साथ। तो R सील बॉन्डो CH2 होल ट्वाइस CH3, ये आना चाहिए, R सील बॉन्डो CH2 होल ट्वाइस CH3। तो इसमें यही आंसर होगा, सी आंसर, सही ना, सी आंसर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट, मेजर प्रोडक्ट बी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। मेजर प्रोडक्ट बी बोला है, Br2CH3 हो जाला है। देखो Br2CH3 हो जाला है, तो ये बना CH3 होल ट्वाइस सी, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड मानना, और साइक्लिक हेलोनियम मैकेनिज्म चलेगा इसका। Br2 है CH3OH, Br प्लस आ जाएगा Br2 में से, उसके Br माइनस और CH3OH में से CH3OH अटैक करेगा। Br2 यहाँ इलेक्ट्रोफाइल था, अब CH3O माइनस CH3OH अटैक करेगा, या CH3O माइनस ले लो इसका। तो ये जब अटैक करेगा CH3OH, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, और इस पे ये अटैक कर देगा इस बैक साइड से ऐसे, और आंसर आएगा CH3COCH3, CH के आगे एम भी लगा हुआ है, CHOCH3, उसके बाद CHBrCH3, और उसके बाद डाला हुआ इसने HI डाला हुआ है, ए में HI डाला है, HI डाला, तो क्लीवेज होगा, ये यहाँ CH3 और था, तो क्लीवेज होगा, क्योंकि टर्शियरी कार्बोनाइल ज्यादा शेल होता है, इसलिए क्लीवेज होगा यहाँ से, यहाँ जाएगा H और यहाँ जाएगा I। ध्यान आ गया ना, अगर टर्शियरी बन रहा है तो उसके इसमें SN1 मैकेनिज्म लगता है इसमें, तो यहाँ I लगेगा, Br लगेगा, यानी एडजेसेंट पे I और Br होना चाहिए। आंसर आएगा इसका I और Br, ऑप्शन है बी में आ रहा है ये, बी में, ये ना CH3 उल्टा सी, इसका आंसर चेक लेना, बी आंसर है क्या है इसका, यस सर। हाँ बी आंसर आ जाएगा इसका।
नेक्स्ट, ऐसा करना। 14th क्वेश्चन, ये मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड नीचे दे रखी है। देखो पहला COCl से CHO रोजरमंड रिएक्शन है, उसके बाद CH3CN से CH3CHO स्टीफेंस रिडक्शन है, उसके बाद स्टीफेंस रिडक्शन, उसके बाद CH3 से CHO इटार्ड रिएक्शन है, इसमें बेंजीन से CHO, ये गेटरमान कोच रिएक्शन है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन तुम चेक करोगे ना तो एडवांस में आया हुआ है, ये नेम रिएक्शन के ऊपर यही सेम क्वेश्चन, ये एडवांस में पूछा हुआ है, मैट्रिक्स मैच में या फिर मल्टीपल चॉइस में आया था, मोस्ट प्रोबेबली मल्टीपल चॉइस में सारे करेक्ट थे इसमें, तो ये सारे करेक्ट है इसमें। और इसमें तुम्हें रिएक्शन बतानी है, इसमें तुम्हें मैट्रिक्स मैच करना है, तो ए का हमारा आ जाएगा, क्या कहते हैं, डी, ए का डी, बी का स्टीफन थर्ड, ए का ये इसका आंसर यही है क्या? इसका आंसर ए है ना? चेक कर लेना, तुम मैच कर लेना यस इसको तो। सर। हाँ इसको मैच कर लेना। नियोप्रीन, नियोप्रीन क्या होता है? क्लोरोप्रीन का ये सिंथेटिक रबड़ है, क्लोरोप्रीन का पॉलीमर, ये होता है क्लोरोप्रीन। रबड़ की कोई फॉर्म आ गई ना तो ब्यूटा 1,3 डाइन जरूर आता है, इस टाइप वाला जरूर आएगा। CH बॉन्ड CCl, CH बॉन्ड CH2, तो ये इसके इससे क्या बन जाएगा? नियोप्रीन, ये क्लोरोप्रीन है तो इसका नियोप्रीन का क्लोरोप्रीन। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन होता है इसका पॉलीमर, CF बॉन्ड CF, टेट्राफ्लोरोइथीन का टेफ्लॉन, PTFE भी कहते हैं इसको, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, तो टेट्राफ्लोरोइथीन का आएगा। सेकंड और थर्ड आना चाहिए, सेकंड और थर्ड आ रहा है, ये हमारा फर्स्ट में ही आ रहा है, ए ऑप्शन में। फिर एक्राइलोनाइट्राइल का, एक्रिलेन यानी एक्राइलोनाइट्राइल, CH बॉन्ड CH CN का, CH बॉन्ड CH CN, इसका है एक्राइलोनाइट्राइल, ये रहा, ये तो डायरेक्ट पता लग रहा है। नेचुरल रबर, ये हमारा आइसोप्रीन का है, डी का फोर्थ, यही आंसर है इसका, ये आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट पॉलीमर का क्वेश्चन था ये, डायरेक्ट का क्वेश्चन है, कोई इसमें है नहीं कुछ ज्यादा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 15th। एनऑर्गेनिक कंपाउंड ए कंटेन्स नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, नाइट्रोजन क्लोरीन है ए के अंदर। इट dissolves readily in water to give a solution that turns litmus red, ब्लू टू रेड, तो यानी एसिडिक फॉर्म होगी, ए की एसिडिक फॉर्म है, तो ऐसा मान सकते हैं यहाँ से। फिर ट्रीटमेंट ऑफ कंपाउंड ए विद स्टैंडर्ड बेस इंडिकेट्स, बेस से डायरेक्ट कर ही रहा है, इंडिकेट दैट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए इज 131 प्लस माइनस 2, 131 प्लस माइनस 2, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए दिया होगा। व्हेन ए सैंपल ऑफ ए इज ट्रीटेड विद एक्वस NaOH, एक्वस NaOH से ट्रीट किया, ए लिक्विड सेपरेट्स आउट, लिक्विड सेपरेट्स, NaOH से ट्रीट किया इसको, ए को, मतलब इन चारों में से किसी एक को NaOH से ट्रीट किया है, क्योंकि ए पूछा हुआ लास्ट में, ये रहा ना, ए इज विच सेपरेट्स आउट विच कंटेन्स N बट नॉट Cl, N है उसके अंदर लेकिन Cl नहीं है, N है लेकिन Cl नहीं है, सही है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ द ऑब्टेन लिक्विड, अच्छा जो लिक्विड है मिला है, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड से ट्रीट कर रहे हैं, फॉलोड बाय फिनॉल, ये तो सीधे ही आ गया, गेस ऑरेंज प्रेसिपिटेट, ये तो दो नेम रिएक्शन आ गई, नाइट्रस एसिड से ट्रीट किया डाइजोटाइजेशन, फिनॉल से ट्रीट किया तो कपलिंग रिएक्शन, तो यानी गेस ऑरेंज प्रेसिपिटेट, यानी नाइट्रस एसिड से ट्रीट किया यानी एनिलीन मिला होगा, ये एनिलीन मिलेगा इसमें से। एक बार निशा ऑप्शंस को थोड़ा सा बड़ा कर दो, एक बार क्वेश्चन तो क्लियर हो गया है, जिससे एनिलीन मिल जाए, एनिलीन मिल जाए, बस यही करना है हमें, NaOH डालने पर। देखो एनिलीन मिले, अच्छा इसमें तो डबल बॉन्ड यहाँ ही लगा रखे हैं, इसमें तो मिल नहीं सकता एनिलीन, तो इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, NaOH डालने से निकल एल्यूमिनियम को लगाए और NaOH डालते तो शायद Cl हट जाता, और इसमें भी नहीं होगा, ये आंसर यही होगा फिर इसमें, है ना। इसमें NaOH डाला, HCl बाहर, H2O बाहर, एनिलीन आ गया, एनिलीन में HNO2 डालोगे, बेंजीन के ऊपर N2Cl आ जाएगा, और इसमें फिनॉल डाल दोगे तो कपलिंग रिएक्शन लग के आंसर आ जाएगा, सही है, कपलिंग रिएक्शन लग के आंसर आ जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ऑरेंज डाई, तो इसका आंसर। नेक्स्ट, लास्ट लाइन से पता गया था पूरा। नेक्स्ट क्या है? 17 क्वेश्चन आ गया, 17 आ गया, ऐसे 16 था ये। 17, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, लिस्ट फर्स्ट, ये देखो ग्लूकोज प्लस HI क्या मिलता है? हेक्सेन, हेक्सेन कहाँ पे? लास्ट में, डी में, यानी ए का डी आ गया, ए का डी कहीं चल रहा है, हाँ सब में ही चल रहा है। ग्लूकोज प्लस ब्रोमीन वाटर, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड ही आ गया। बी का फर्स्ट, ए का डी, बी का फर्स्ट, ए का डी, बी का फर्स्ट, एक ही जगह आ गया, हाँ एक ही जगह है, ये रहा। उसके सी ऑप्शन, ग्लूकोज प्लस एसिटिक एनहाइड्रेट,
तो ग्लूकोज पेंटासिड आएगा, यानी सेकंड आना चाहिए इसका, सेकंड आ रहा, सही है। और उसके बाद लास्ट क्या है, ग्लूकोज प्लस HNO3, ये तो सैकेरिक एसिड मिल जाता है, सैकेरिक एसिड, ये रहा सैकेरिक एसिड। तो आंसर इससे पता लग गया, डी का थर्ड, सही ना। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बायोमोलिकुल्स का। नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग एनहांसेस द लेदरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सोप, ये उसका क्वेश्चन केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का है, 12th क्लास का क्वेश्चन है। तो लेदरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सोप एनसीईआरटी रीड करोगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सोडियम रोजानेट जो है, सोडियम रोजिनेट, ये मिक्स करते हैं सोप की लेदर फॉर्मेशन को, झाग ज्यादा बने उसके लिए ये मिक्स करते हैं, सोडियम रोजिनेट, सही ना। तो ये तुम्हें ये तो याद करने वाला है, इसमें कुछ कर नहीं सकते इसमें ना। रोजिन नाम का एक सब्सटेंस होता है, वो ऐड करते हैं सोप सोप के अंदर, तो वो एनहांस करेगा लेदर फॉर्मेशन को। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन। क्लोरोफॉर्म एनिलीन है, बेंजोइक एसिड नेप्थलीन है, वाटर एनिलीन है, नेप्थलीन प्लस सोडियम क्लोराइड है। और प्योरिफिकेशन प्रोसेस कौन सा है, स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन मैंने देखो जो एग्जांपल लिखवाई है ना, उन्हीं में से ही है। स्टीम डिस्टिलेशन में मैंने दो एग्जांपल लिखवाई थी तुम्हें, कौन सी एग्जांपल थी, एक थी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल और एनिलीन एंड वाटर, ये दो एग्जांपल लिखवाई है, ये एनिलीन एंड वाटर, ये स्टीम डिस्टिलेशन से एक स्टीम वोलेटाइल दूसरा नहीं होगा। जैसे ये 184 डिग्री सेल्सियस का क्या बॉइलिंग पॉइंट है, और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, तो एक स्टीम वोलेटाइल है, एक नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जो है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन के मैंने तुम्हें बता रखा है, 5 कंपाउंड बोले थे, आयोडीन, बेंजोइक एसिड, कैम्फर, नेप्थलीन और एंथ्रासीन, ये 5 लिखवाए हुए हैं। आयोडीन, बेंजोइक एसिड, नेप्थलीन, एंथ्रासीन और एक कैम्फर, ये लिखवा रखे हैं। तो इनमें से अब देखो कौन सा आएगा, कहीं तुम्हें दिख रहा है क्या ये, दूसरा बेंजोइक एसिड नेप्थलीन, दोनों ही सब्लाइम करेंगे, नहीं होगा ये आंसर। नेप्थलीन और सोडियम, ये आ गया ना इसका, नेप्थलीन सब्लाइम कर जाएगा बट नॉट सोडियम क्लोराइड, तो इसका आंसर आ गया डी का आ गया सेकंड, और सी का आ गया फर्स्ट। सी का फर्स्ट, डी का सेकंड, कहीं आ रहा है क्या, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट कहाँ, ये रहा सी का फर्स्ट, डी का सेकंड, ए में आ रहा है आंसर, ए में आ रहा है। बाकी भी देख लेते हैं एक बार। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा हो, तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा हो, और क्रिस्टलाइजेशन जब वो इम्प्योरिटी सॉल्युबल ना हो लेकिन दूसरी चीज सॉल्युबल हो ना, डिफरेंस हो सॉल्युबिलिटी के अंदर। तो इसमें अब आंसर आ जाएगा सीधा, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म एनिलीन, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आएगा ज्यादा, तो डिस्टिलेशन से कर सकते हैं इसको, डिस्टिलेशन से कर सकते हैं। और कहीं और मैच कर रहा है क्या, सर डी सी का एक ऑप्शन। बार चेक करना, डी ऑप्शन में आ रहा है। यस सर। हाँ, ये आ गया डिस्टिलेशन से। और बी का बेंजो बेंजोइक एसिड है ना, हाँ क्रिस्टलाइजेशन, बेंजोइक एसिड के क्रिस्टल बन जाएंगे, नेप्थलीन के नहीं बनेंगे पानी के अंदर ना, गर्म पानी के अंदर। नेक्स्ट आ जाएगा, तो ये तुम्हें करना पड़ेगा, प्यूरिफिकेशन चैप्टर है ना, वो आना चाहिए, एनसीईआरटी से रीडिंग होनी चाहिए इसकी ढंग से, एग्जांपल स्पेशली ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जांपल ही पूछाते हैं हमेशा। फिर नेक्स्ट है Fe3+ कैटायन गिव्स ए प्रेशियन ब्लू प्रेसिपिटेट, ये तो पता नहीं कितनी बार आ चुका क्वेश्चन। ऑन एडिशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन टू टू द फॉर्मेशन ऑफ, पता ना ये, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये आ गया ना, फेरी फेरो कंपाउंड सही ना, प्रेशियम ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट आता है, Fe3+ की रिएक्शन जब होगी K4FeCN6 के साथ, तो बनता है ये। तो आंसर आ जाएगा डी इसका। अब आ गए इंटीजर टाइप क्वेश्चन, करना ऊपर एक बार, नहीं ये रहने दो, एक दो क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें। द नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 in the solution obtained by on mixing 100 ml of 0.1 molar H2SO4 with 50 ml of 0.1 molar NaOH is 10^1। मोलरिटी निकालनी है हमें, नॉर्मेलिटी निकालनी है H2SO4 की, तो नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो सीधा तुम H2SO4 और NaOH, H2SO4 है प्लस NaOH, ये मिक्स किया, यहाँ तो स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, Na2SO4 प्लस H2। H2SO4 कितना है हमारा, 100 लीटर 0.1 मोलर, यानी 100 इंटू 0.1 इंटू एन फैक्टर इसका 2, 20 आ गए, 20 मिलीक्वेंट आ गए इसके, और NaOH के 15.5 मिलीक्वेंट है इसके, तो ये 0 हो गया, ये 15 बचेगा। टोटल वॉल्यूम कितना है, 100 इसका और 50 इसका, 150, तो ये आ गया 0.1 नॉर्मल H2SO4 आया, 0.1 नॉर्मल H2SO4, तो 0.1 नॉर्मल आ ही गया आंसर, या तो 0.1 नॉर्मल मतलब ये आ गया आंसर, 1 आ गया, 1 इंटू टाइम 1 ही है ना आंसर इसका।
सर यस नेक्स्ट सर क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, फॉर ए रियल गैस, निशा करो जरा, निशा और नीचे करो जरा, नीचे क्या पता स्पेस मिल जाए थोड़ा सा करने के लिए। नहीं है। सेकंड क्वेश्चन दिखता है, चलो क्वेश्चन इतने देखते हैं। देखो, फॉर ए रियल गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर 99 बार, हाई प्रेशर बोल दिया यहाँ पे, रियल गैस में हाई प्रेशर बोला है। द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिव फैक्टर इज 2, जेड दे रखा है 2। सो द वैल्यू ऑफ वेंडरवॉल्स कांस्टेंट बी शुड बी की वैल्यू बोली है हाई प्रेशर पे। हाई प्रेशर पे तुम्हें पता है इक्वेशन क्या बनती है, पी ए प्लस वी बाय स्क्वायर नेग्लिजिबल, वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। सॉल्व करेंगे इसको, पीवी माइनस पीबी इज इक्वल टू आर टी आएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो सबको पता है 1 प्लस पीबी बाय आर टी आता है, जिसने स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर पढ़ा हुआ, डायरेक्ट पता लग जाएगा ये। हाई प्रेशर पे इक्वेशन ये होती है। जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, कंप्रेसिव वेक्टर 2 है, 1 प्लस पीबी, प्रेशर कितना है 99 बार में, बी की वैल्यू निकालनी है बाय आर टी। आर की वैल्यू देखिए 0.083, 0.083, और टी कितना दे रखा है, वो दे रखा है 298। खुद सॉल्व करना है इसे, सही ना, खुद सॉल्व करना। कितना आ रहा है आंसर इसमें, 2 माइनस 1 1 आ गया, 1 इंटू 0.083 इंटू 298, 300 से करते तो 25 के आसपास आएगा। 25 डिवाइड बाय 99, इसका आंसर 25.04, क्या 4 है आंसर क्या इसका, कुछ गलती ना की हो मैंने। कितना आंसर है इसका, 25। कितना है, 25। 25। एक मिनट को, कुछ गलती तो नहीं की इसमें। पी 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 1 इज 1 इंटू टेन की पॉइंट पावर जीरो माइनस एट टू में क्या हुआ। सर वो 10 की पावर -2 में निकालना है ना। हाँ 10 के -2 में बी की वैल्यू तो है सिर्फ लीटर पर मोल में। ये लगभग कितना आएगा, 0.083 है ना ये, 0.083 यानी ये 25 के आसपास ही आएगा ये। यस सर 25 ही आएगा, 2 माइनस 1, 25/99 नहीं आ रहा आंसर क्या बी का। हाँ सर, वो 10 की पावर -2 बाहर भी तो लेना। अच्छा सही है, हाँ 10 के -2 ही तो आ रहा है, सही है। हाँ सही है, ये क्लियर हो गया कि नहीं। हाँ ये टेन के यस माइनस सर टू भी है ना बाहर, सही। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी देखेंगे एक बार, है ना, कैलकुलेशन खुद करना तुम लोग, जल्दी से देखना एक बार। थर्ड क्वेश्चन, गैस मोलर मास है 280 ग्राम पर मोल, वाज बर्न्ट इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इन ए कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर सिस्टम के अंदर है। एंड ड्यूरिंग कंबशन द टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर इंक्रीज फ्रॉम 298 टू 298.45, 0.45 केल्विन का इंक्रीज आया है, 0.45 केल्विन का इंक्रीज आया है। इफ द हीट कैपेसिटी इज 2.5 किलो जूल पर केल्विन, एक केल्विन के लिए कितनी हीट कैपेसिटी है, 2.5 एक केल्विन के लिए। तो 2.5 इंटू जो एनर्जी चाहिए होगी, 2.5 किलो जूल इंटू 0.45 हो जाएगा, ये होगी हीट। और उसके बाद बोला इसने, एंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ गैस इज 9 किलो जूल पर मोल, 9 किलो जूल पर मोल यानी ये आ गया मोलर मास 280 किलो, 280 ग्राम के लिए, 280 ग्राम के लिए जो रिलीज हो रही है एनर्जी 9 किलो जूल है। उल्टा लिखना, 9 किलो जूल जो है 280 ग्राम चाहिए फ्यूल, तो 9 किलो जूल का कितना, 2.5 इंटू 0.45, 2.5 इंटू 0.45 के लिए कितनी जो 280 डिवाइड बाय 9 इंटू 2.5 इंटू 0.45, 0.45 से कैंसिल हो गया, 9.05 आ जाएगा, 9 5 तो 45 होता है, 0.05 ये आ गया, और ये 0.5 ये खत्म हुआ, 0.5 हो गया, ये हो गया 14, 14 इंटू 2.5, 28 7 35, 28 7 35 आ रहा है क्या इसका, 35 आंसर इसका, यस सर 35। चलो कैलकुलेशन ज्यादा नहीं थी इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉलिड ए इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस टू मेक ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, सही है। द वेपर प्रेशर ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज रिड्यूस टू 1/2, सॉल्यूशन का प्रेशर हाफ हो गया सीधा, एंड दैट ऑफ प्योर वाटर, देन दैट ऑफ प्योर वाटर, द प्रेशर ऑफ प्योर वाटर वेपर इज 23.76, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ए एडेड इज, सही है। तो इसका फॉर्मूला तो वही लगना है, नॉन वोट सोल्यूट है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स सोल्यूट,
एक्स सॉल्यूट में n2 बाय n1 प्लस n2 करना पड़ेगा नंबर मोल्स निकालने में 100/18। देखो इसमें कैलकुलेशन चाहो तो तुम इजी कर सकते हो। अगर पी नॉट माइनस पी एस, छोटा सा डेरिवेशन है तुम्हें पता ही होगा, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस लिख दो फॉर्मुला, तो n2/n1 बन जाता है एग्जैक्ट फॉर्मुला। ये कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, ये एग्जैक्ट फॉर्मुला है। सही ना, थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे दिख रहा है कैलकुलेशन इससे इजी हो जाएगी। पी नॉट की वैल्यू और पी एस की वैल्यू पी नॉट बाय टू है, तो पी नॉट बाय टू अपॉन में पी एस फिर पी नॉट बाय टू, तो ये सीधा पी नॉट बाय टू से पी नॉट बाय टू कैंसिल हो गया, n2/n1 आ गया। तो n2 = n1 आ गया। और n1 मेरे को पता है 100 ग्राम पानी है, तो 100/18 5.56, 5.56 है। तो यहां से आंसर सीधा आ गया कितना, 6 आंसर है क्या इसका, सीधा इंटीजर क्लोज नियरेस्ट इंटीजर। इसका आंसर क्या है? एक बार आंसर चेक कर लेना इसका। सर 3 और थ्री 6 और दे 6 रखा है। दोनों है। 3 और 6, 3 कैसे आ रहा है ये? 3 निकला कैसे गया? नहीं 6 आएगा आंसर नहीं इसका, सर 6 ही आया था। 6 ही आएगा, रहने दो। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5। ए है रिएक्टेंट, बी प्रोडक्ट मिल रहा है। ए फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बी फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड आफ्टर 70 मिनट्स द कंसंट्रेशन ऑफ ए वाज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ। 70 मिनट के बाद आधा हो रहा है, यानी हाफ लाइफ 70 मिनट है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है ही है। देन द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज एक्स इनटू दिस। ये तुम खुद कर लोगे तो रेट कांस्टेंट के इक्वल टू क्या होगा, 0.693 बाय टी, हाफ है 70 मिनट। टी ऑफ 70, ये तो कैंसिल डायरेक्ट ही हो गया। किसमें है, सेकंड इनवर्स बोला हुआ है। 70 × 60 भी आएगा, फिर ये 70 × 60 भी आएगा ना ये। तो ये कितना आंसर आ रहा है इससे, डायरेक्ट हो जाएगा ये तो। ये कर लोगे ना डायरेक्ट, ये मिनट सेकंड इनवर्स में आ जाएगा इससे। 165 आ रहा था सर। 165 एग्जैक्ट आ रही है कैलकुलेशन ना? सर अप्रोक्स करना पड़ रहा था। अच्छा वो करना पड़ रहा है, चलो कुछ नहीं होता। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन। among the following ores, बॉक्साइट, सिडराइट, क्यूपराइट, ये सब सारे ओर दे रखे हैं। द नंबर ऑफ प्रिंसिपल ओर्स ऑफ आयरन, आयरन के ओर्स बोले हुए हैं, तो आयरन के ओर देख लेते हैं। इसमें बॉक्साइट होता है Al2O3 डॉट XH2O, है ना, Al2O3 डॉट XH2O। या मैंने तुम्हें बता रखा है एग्जैक्ट बॉक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड और भी होता है, ये ऑक्साइड और भी होता है, याद होना चाहिए तुम्हें। AlOX OH3 - 2x, याद आया कि नहीं? एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, मैंने बताया था IIT एडवांस में पूछा हुआ है। तो ये तो एलिमिनेट का हो रहा है, ये होगा ही नहीं आंसर, ये आंसर नहीं होगा, सही ना, लेकिन फॉर्मुले पता होना चाहिए सबके इसमें। सिट्राइट FeCO3, ये है आंसर। क्यूप्राइट Cu2O, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, सही ना, क्यूप्राइट नहीं होगा आंसर। और कैलामाइन ZnCO3, ये भी नहीं आंसर। हेमेटाइट Fe2O3 आंसर है। केविलनाइट, केविलनाइट होना हमारा, ये तो मिनरल होता है वैसे भी, और इसका फॉर्मूला एक मिनट को, इसका Al2O3 डॉट 2SiO2 डॉट 2H2O, तो ये भी नहीं है। मेलाचाइट CuCO3 डॉट CuO ट्वाइस, ये भी नहीं है। मैग्नेटाइट Fe3O4, ये है। स्पेलराइट ZnS नहीं है। लिमोनाइट, लिमोनाइट देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये FeO ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड और दोनों है, लेकिन दोनों में वेरिएबिलिटी होती है। ये N लिखते हैं, डॉट N, FeO OH होल N डॉट NH2O डॉट XH2O या NH2O। ये ऑक्साइड टू हाइड्रोक्साइड जो रेशियो है वेरी करता रहता है, ये है आंसर है ये। क्रायोलाइट Na3AlF6 नहीं है। तो आंसर कितना है, कितने आंसर आए हैं? सिडराइट है, 4 आंसर है क्या इसका, एक बार चेक करना जल्दी से। यस सर। यस सर। और के रटे होने चाहिए सारे फॉर्मुले, ये बहुत कुछ एडवांस में भी आते हैं, मेंस में भी। 7th क्वेश्चन, द ऑक्सीजन ऑफ मैंगनीज इन द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन ए रिएक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मैंगनीज की प्रोडक्ट, ये तो बहुत सिंपल है। तो मीडियम कौन सा है? बेसिक में MnO2 मिलता है, MnO2 यानी +4। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, NO3 माइनस प्लेनर, H2O2 नॉन प्लेनर ओपन बिटप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, BF3 प्लेनर, PCl3 sp3 है पिरामिडल शेप नॉन प्लेनर, XCF4 प्लेनर स्क्वायर प्लेनर शेप है, दो सिग्मा, 2 लोन पेयर, 4 सिग्मा बॉन्ड, SF4 4 सिग्मा 1 लोन पेयर नॉन प्लेनर, और XCO3 पिरामिडल, ये भी आ जाएगा आंसर। PH4 प्लस टेट्राहेड्रल, ये भी आंसर आ जाएगा। SO3 प्लेनर नहीं आएगा। AlO4 नेगेटिव, ये भी आएगा आंसर। कितना आंसर है, 6 है क्या आंसर इसका? यस सर। 6 आ जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसको पता होगा तो डायरेक्ट कर लोगे।
नेक्स्ट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट इन फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स के अंदर, यानी कॉपर का कॉम्प्लेक्स होता है Cu2O बनता है रेड पीपीटी, ये प्रोडक्ट के अंदर है। रिएक्टेंट में Cu2 प्लस प्लस 5 OH देते हैं टाइट्रेट आयंस के साथ। Cu2 प्लस है, Cu2 प्लस यानी आर्गन 3D9, आर्गन 3D9 मतलब एक अनपेड